एक डायनासोर का जीवाश्म जिसे निकालने के लिए देश ने सैकड़ों अरब खर्च कर दिए थे, अब कोने में कचरे की तरह पड़ा हुआ था। यहां तक कि एक्सपर्ट्स भी कहते थे कि यह चीज पूरी तरह बेकार है, इसे तो कुत्ता भी सूंघ कर छोड़ दे। लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी तय कर लिया था कि यही मेरा पहला स्पिरिट बीस्ट बनेगा। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? वो तो बस सड़ी हुई हड्डियों का ढेर है। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई और अब खुद को जीनियस समझ रहा है। उन्हें क्या पता था कि मैं फेरोशियस बीस्ट कोड सिस्टम से बंध चुका हूं। प्राचीन जीव के अवशेष पाए गए। होस्ट इन्हें छुए और इनके जुवेनाइल फॉर्म को कॉपी कर कॉन्ट्रैक्ट पूरा करे। अवशेष जितने पूरे होंगे, ब्लड लाइन एन उतनी शुद्ध होगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उस फॉसिल को छू लिया। तुरंत मेरी आंखों के सामने कई पैनल उभर आए। टारगेट क्रिएचर शैडो नेदर किंग, किलिंग एट्रीब्यूट ट्रेट, फायर टाइप डैमेज से इम्यून, अवशेष की पूर्णता 1%, परफेक्ट जुवेनाइल फॉर्म तुरंत कॉपी करें। मैंने बिना हिचकिचाए सीधे कॉपी चुन लिया। होस्ट ने पहली बार एम्परर लेवल क्रिएचर कॉपी किया। रिवॉर्ड 30% कंप्लीटनेस वाला प्राचीन अवशेष। अगले ही पल मेरे सामने चांदी जैसे सफेद रंग का एक छोटा बीस्ट प्रकट हुआ। उसका पूरा शरीर सिल्वर व्हाइट स्केल्स से ढका था। सिर्फ उसके पास खड़े होने से ही मेरी हथेलियां गर्मी से सुन्न होने लगीं। मैंने अपनी लंबे समय से शांत पड़ी सोल पावर को जगाया और हथेली में कॉन्ट्रैक्ट मार्क बना लिया। छोटे, मेरे साथ चलो, चलो इस दुनिया को अपने पैरों तले कुचल दें। मैंने हाथ उठाकर वह निशान उसके माथे पर उतार दिया। जैसे ही निशान उसे छुआ, मेरी हथेली से हल्का धुआं उठने लगा। कॉन्ट्रैक्ट स्थापित, डिटेक्शन सफल, इंपीरियल ब्लड लाइन एनएम बाइंड हो चुकी है। उसी समय एकेडमी के ऊपर का आसमान अचानक बदल गया। साफ नीला आकाश पल भर में काले बादलों से ढक गया। अल्ट्रा हाई लेवल ब्लड लाइन एंड डिटेक्टेड। ऊर्जा की तरंगें पूरी एकेडमी में फैल चुकी हैं। गरजती हुई बिजली आसमान में फट पड़ी। एक भयानक किलिंग ऑरा चारों दिशाओं में फैल गई। पूरी एकेडमी अलर्ट हो गई। किस लेवल का स्पिरिट बीस्ट है ये प्रेशर बहुत ज्यादा डरावना है। डीन ऑफिस के अंदर डीन मेरी एनरोलमेंट फाइल देख रहा था। उसमें लिखा था स्पेशल ग्रेड सोल पावर एप्टीट्यूड, लेकिन स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने में असफल। क्या अफसोस की बात है। लेकिन अगले ही सेकंड खिड़की के बाहर बिजली गिरी। यहां तक कि डीन भी तुरंत खड़ा हो गया। डीन, ये एनर्जी फ्लक्चुएशन, क्या एकेडमी में किसी ने ऐसा स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसने यह घटना पैदा की? कम से कम ओवरलॉर्ड लेवल तो होगा। ओवरलॉर्ड लेवल? लेकिन डीन ने आंखें बंद कर महसूस किया और उसका चेहरा बदल गया। नहीं, यह फ्लक्चुएशन ओवरलॉर्ड लेवल से भी ऊपर है। यह लेजेंडरी लेवल है। शुरुआत में उसे लगा था कि जोंग फैन को कोई बड़ा मौका मिल गया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। यह जोंग फैन की सोल पावर नहीं है। डीन ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आवाज भी भारी हो गई। ये असल में वही है। अगले दिन ऑनटम टेस्ट शुरू हुआ। मुझे सबसे पहले बुलाया गया। जो आदमी स्पिरिट बीस्ट तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वही पहले टेस्ट देगा। शायद फिर से अपनी स्पेशल ग्रेड सोल पावर दिखाकर ध्यान खींचना चाहता है। भीड़ के तानों के बीच मैं शांत चेहरा लेकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया। जब तैयार हो जाओ, सोल पावर टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाओ। मैंने गहरी सांस ली और पत्थर की स्लैब पर कदम रखा। अगले ही पल स्लैब की रोशनी बेकाबू होकर चमकने लगी। मेरे अंदर की ऊर्जा धमाके के साथ बाहर फूट पड़ी। रुको, यह सोल पावर फ्लक्चुएशन सही नहीं है। लिंगयू ने मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे का भाव भी बदल गया। अगला टेस्ट, स्पिरिट बीस्ट ब्लड लाइन एन लेवल टेस्ट। क्या यह स्पिरिट बीस्ट ब्लड लाइन एन टेस्ट करवाना चाहता है? क्या इस बेकार आदमी ने सच में स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया? अगर किया भी है तो उसकी ब्लड लाइन एन इतनी हाई नहीं हो सकती। कल जोंग फैन ने ओवरलॉर्ड लेवल स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया था। नीचे खड़ी भीड़ में हलचल मच गई, लेकिन लू शिंगयू ने बस हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। उन्हें इग्नोर करो, अपना स्पिरिट बीस्ट बुलाओ। मैंने धीरे से अपना दयान हाथ उठाया। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, आज वो दिन है जब हमारे नाम पूरी एकेडमी में गूंजेंगे। बाहर आओ पिकाचू। अगले ही पल बर्फ जैसे सफेद रंग का एक छोटा किलिंग क्यूब मेरे बगल में आकर खड़ा हो गया। उसका पूरा शरीर सफेद स्केल्स से ढका था। सिर्फ खड़े रहने से ही वह साधारण बीस्ट से अलग दबाव पैदा कर रहा था। यह स्पिरिट बीस्ट कितना खूबसूरत है। सिर्फ इसका रूप देखकर ही समझ आ रहा है कि यह साधारण नहीं। जो लोग मेरा मजाक उड़ाने का इंतजार कर रहे थे, उनके चेहरे तुरंत जम गए और ल्यू शिंगयू, जो उसके सबसे करीब थी, सबसे ज्यादा गंभीर दिख रही थी।
क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि उस खूबसूरत रूप के नीचे कैसी दबंग शक्ति छिपी हुई है। उसने हाथ उठाया। उसकी हथेली में एक ब्लड लाइन डिटेक्टर प्रकट हुआ। उसने उसे पिकाचू के माथे की तरफ किया। जैसे ही डिटेक्टर उसे छुआ, चमकदार रोशनी फूट पड़ी और सबकी आंखों के सामने वह मशीन वहीं फट गई। यह टूट गया? क्या यह डिवाइस ओवरलॉर्ड लेवल तक टेस्ट नहीं कर सकती थी? लिंग्यू ने मेरे बगल में खड़े पिकाचू को देखा। उसकी आवाज भी कुछ पल के लिए रुक गई। इस स्प्रिट बीस्ट की ब्लड लाइन ओवरलॉर्ड लेवल से ऊपर है। जैसे ही ये शब्द गिरे, पूरा मैदान फट पड़ा। धत्त तेरे की, इसने 2 साल तक खुद को बेकार दिखाया और अंदर ही अंदर इतना बड़ा प्लान बना रहा था। कोई हैरानी नहीं कि कल का स्वर्गीय दृश्य इतना भयानक था। तो वो सब सच में इसी की वजह से हुआ था? लिंग्यू ने मेरी तरफ सिर हिलाया, इशारा किया कि मैं नीचे उतर सकता हूं, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा। टीचर लियू, मैं चैलेंज एरिना चैंपियन बनने के लिए आवेदन करना चाहता हूं। मेरे इतना कहते ही पूरा चौक फिर से शांत हो गया। क्या यह पागल हो गया है? यह सिर्फ 9th रैंक बीस्ट मास्टर है। अभी अभी स्प्रिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और सीधे एरिना डिफेंड करने चला है। अकेडमी के नियमों के अनुसार कोई भी छात्र चैलेंज मैच में हिस्सा ले सकता था, लेकिन जो एरिना चैंपियन बनने के लिए आवेदन करता, उसे हर चुनौती स्वीकार करनी पड़ती थी। 100 साल में सिर्फ कुछ ही लोग सफल हुए थे। क्या तुम पक्के हो? मैं पक्का हूं। लू शिंगयू कुछ बोल पाती, उससे पहले ही नीचे खड़ा जोंग फैन उछलकर मंच पर आ गया। मैं भी एरिना चैंपियन बनना चाहता हूं। वह मंच पर उतर आया। उसकी आंखों में मुझे फाड़ डालने जैसा भाव था। चूंकि तुम दोनों ही यह खिताब चाहते हो, तो पहले आपस में लड़ो। जो जीतेगा वही डिफेंड करेगा, जो हारेगा बाहर होगा। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं रखूंगा। मैं जोर से हंस पड़ा। पिकाचू के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी। वह मुझे लपेटती हुई सीधे बीच के चैलेंज एरिना की तरफ बढ़ गई। दूसरी तरफ जोंग फैन ने भी ठंडी आवाज में अपना बीस्ट बुलाया। वह एक ताकतवर सिल्वर वुल्फ था। उसकी आंखों में मार डालने की चाह भरी थी। लड़के, तू बहुत घमंडी है। तो क्या हुआ अगर तेरे स्प्रिट बीस्ट की ब्लड लाइन एन ऊंची है? मैं पीक एट रैंक बीस्ट मास्टर हूं। मेरी सोल पावर और कंट्रोल तेरी पहुंच से बाहर है। बकवास बंद करोगे? दर्शक बोर हो रहे हैं। एरिना चैंपियन की लड़ाई अब शुरू होती है। जैसे ही घोषणा हुई, जोंग फैन ने तुरंत सिल्वर वुल्फ को हमला करने का आदेश दिया। मिंगयू, हमला करो। लेकिन मैं बस मुस्कुराया। मैंने हाथ उठाकर पिकाचू के छोटे सिर को सहलाया। अगले ही सेकंड उसके अंदर की इंपीरियल ब्लड लाइन फट पड़ी। स्किल इंटिमिडेशन, ब्लड लाइन सप्रेशन एक्टिवेटेड। अपने से कम ब्लड लाइन एन वाले सभी जीवों को दबा देता है। एक पल में ही जो सिल्वर वुल्फ झपट कर आया था, वह सीधे जमीन पर दब गया। हमला करना तो दूर, वह अपने पंजे तक नहीं उठा पा रहा था। वह सिर्फ वहीं पड़ा कांप रहा था और कराह भी नहीं पा रहा था। जोंग फैन का सिल्वर वुल्फ घुटनों पर आ गया। यह लड़ाई है भी? यह तो सीधा ब्लड लाइन एंड डोमिनेशन है। मिंगयू, तुम क्या कर रहे हो? हमला करो, बेकार चीज। सिल्वर वुल्फ पूरा कांप रहा था। अगले ही पल वह रोशनी में बदल गया और जबरदस्ती वापस बुला लिया गया। मैं हंसे बिना नहीं रह सका। उम्मीद है कि तेरे पास बस यही एक बेकार बीस्ट नहीं है। तू मौत मांग रहा है। उसने दांत पीसे और दूसरा स्प्रिट बीस्ट बुला लिया। अगले ही सेकंड एक अजीब सा विशालकाय दैत्य एरिना पर आ गिरा। उसका पेट बाहर निकला हुआ था। क्या यह वही एड बीस्ट नहीं जो जोंग फैन के पिता ने उसे दिया था? रुको, एक 8 रैंक बीस्ट मास्टर सिर्फ 2 स्प्रिट बीस्ट ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो फिर कल का स्वर्गीय दृश्य आखिर किसने पैदा किया था? क्या सच में वो ईशा की वजह से था? लगता है ये आदमी सच में अपने ऊपर लगा बेकार का टैग उतारने वाला है। नीचे हो रही बातें जोंग फैन के दिल में सुई की तरह चुभ रही थीं, लेकिन उसके होंठों पर उल्टा मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके इस जायंट ऐप में एक खास टैलेंट था। वह ब्लड लाइन सप्रेशन को इग्नोर कर सकता था। अब देखता हूं तेरी वो अजीब चीज कैसे अकड़ दिखाती है। इतना कहकर जायंट ऐप ने आसमान की तरफ दहाड़ लगाई। उसकी रेत के बोरे जैसी विशाल मुट्ठी आग में लिपटी हुई सीधे हमारी तरफ आ गई। अभी तुझे असलियत दिखाता हूं। लेकिन मैं हिलने तक की जहमत नहीं उठा रहा था। मैं बस देख रहा था कि पिकाचू एक कदम आगे बढ़ा। अगले ही पल उसके शरीर से हरे नीले रंग की आग फट पड़ी। जलती हुई लपटों ने पल भर में पूरा एरिना ढक लिया। जायंट ऐप सीधे आग के समुद्र में निगल लिया गया। वह पागलों की तरह तड़पने लगा, अपने शरीर को दोनों हाथों से नोचने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि यह आग सिर्फ शरीर नहीं जला रही,
ये उसकी आत्मा तक को जला रही थी। वो जायंट ऐप ज्यादा देर नहीं टिकेगा। कुछ ही सांसों बाद उसकी आंखें पलट गईं और वह धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जोंग फैन के चेहरे की घमंडी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह कैसे संभव है? मैं कैसे हार सकता हूं? मैं 8 रैंक बीस्ट मास्टर हूं। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसकी मुट्ठियां सफेद पड़ गई थीं। टीचर लियो, अब रिजल्ट घोषित कर सकती हैं? पूरी तरह शांत पड़े चौक में मेरी आवाज साफ गूंज उठी। लिu शिंगयू ने मेरी तरफ देखा। उसका चेहरा बेहद जटिल भावों से भरा था। एरिना चैंपियन की लड़ाई का विजेता। येशा, रुको। अचानक वो आगे बढ़ा और घूरकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में झर भरा था। चोर, तूने वो स्प्रिट बीस्ट चुराया है जो मैं डेमन वैली से लाया था, और हिम्मत देखो, उसे टेस्ट में इस्तेमाल भी कर लिया। क्या उसका स्प्रिट बीस्ट चोरी का है? यह असंभव भी नहीं। 2 साल तक वो स्प्रिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाया, और जैसे ही जोंग फैन की चीज गायब हुई, उसके पास अचानक स्प्रिट बीस्ट आ गया। एक पल में भीड़ का रवैया पूरी तरह बदल गया। हर तरफ से गालियां और शक की नजरें मेरी तरफ आने लगीं। लिu शिंगयू ने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं। वह अच्छी तरह जानती थी कि जोंग फैन जो अंडा डेमन वैली से लाया था वह कभी हैच नहीं हो सकता था, लेकिन जोंग फैन वाइज डीन का बेटा था, इसीलिए वह चुप रही। उसे चुप देखकर मैं अचानक मुस्कुरा दिया। अगले ही पल मैंने हाथ उठाकर जोंग फैन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। तूने मुझे मारा? वह पलटकर हमला करने ही वाला था कि मैंने दूसरे हाथ से उसका गला पकड़ लिया। फिर मैंने उसे दूसरा थप्पड़ जड़ दिया। उसकी नाक से खून बहने लगा और वह सीधा जमीन पर जा गिरा। क्या यह पागल हो गया है? इसने सबके सामने जोंग फैन को मार दिया। वो वाइज डीन का बेटा है। तभी अचानक एक ठंडी आवाज सबके कानों में गूंज उठी। कितना निर्दयी लड़का है। जैसे ही वो आवाज आई, सारे छात्रों की गर्दनें सिकुड़ गईं। खत्म। वाइज डीन आ गया। सफेद रोशनी की चमक के साथ सूट पहने एक मध्यम उम्र का आदमी एरिना पर उतर आया। हालात बिगड़ते देखकर लिंग यू जल्दी से आगे बढ़ी और एक तरफ हट गई। मैंने आज तक इतना खराब चरित्र वाला छात्र नहीं देखा। वह मुझे घूर रहा था। उसका दबाव बिना छुपाए मेरे ऊपर उतर रहा था, लेकिन मैंने पलकों तक नहीं झपकाई। डीन जांग, मैं भी सुनना चाहता हूं। आखिर मैं कैसे खराब चरित्र वाला हूं? जोंग फैन मैच हार गया। शर्म और गुस्से में उसने मुझ पर चोरी का आरोप लगा दिया। क्या आप सिर्फ अपने बेटे के लिए सही और गलत का फर्क मिटा देंगे? सही कहा। जोंग फैन एकेडमी में हमेशा अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई उसे रोकने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन जांग उर्गू ने बस भीड़ पर नजर दौड़ाई, और जो लोग मेरे पक्ष में बोल रहे थे वे तुरंत चुप हो गए। एरिना की लड़ाई में चोट लगना सामान्य बात है। स्वाभाविक है कि मैं पक्षपात नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि जोंग फैन तुम पर चोरी का आरोप लगा रहा है, तो वाइज डीन होने के नाते सच्चाई की जांच करना मेरा कर्तव्य है। उसकी बातें सुनने में न्यायपूर्ण लग रही थीं, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपने बेटे को वापस ले जाकर दोबारा पालना चाहता था। हारने के बाद भी उसने सबके सामने उल्टा काटना शुरू कर दिया था, लेकिन अब उसके पास बेटे का साथ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं कभी किसी छात्र के साथ अन्याय नहीं करता। इतना कहकर उसने जमीन पर पड़े जोंग फैन की तरफ देखा। जोंग फैन, सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने साफ साफ बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि याओ ने तुम्हारा स्प्रिट बीस्ट एग चुराया? जोंग फैन ने यह सुनते ही अपने पिता का मतलब समझ लिया। मैं जो स्प्रिट बीस्ट एग डेमन वैली से लाया था उसका रंग हरा था। कल रात खाने के बाद जब मैं डॉर्म लौटा तो वो गायब था, और कल सुबह से पहले तक यिशा ने कोई स्प्रिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था। लेकिन जैसे ही मेरा एग गायब हुआ, उसने अचानक स्प्रिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। इतने सारे सबूत सामने हैं। अगर उसने नहीं चुराया तो और कौन करेगा? जितना ज्यादा जोंग फैन बोल रहा था, उतना ही ज्यादा उसका झूठ उसे खुद सच लगने लगा। तो स्टूडेंट याओ, क्या कोई इस स्प्रिट बीस्ट की उत्पत्ति साबित कर सकता है? या फिर क्या तुम साबित कर सकते हो कि कल से पहले भी यह तुम्हारे पास था? मैं बाप बेटे की इस नौटंकी को देखकर बस हंसना चाहता था। जब कोई तुम्हें दोषी साबित करना चाहता है तो बहाने कभी कम नहीं पड़ते। पूरी एकेडमी में कौन नहीं जानता कि मेरा कोई दोस्त नहीं है? वाइज डीन जांग, आप मुझसे किसे गवाह के तौर पर बुलाने की उम्मीद करते हैं? जांग उर्गू अंदर से खुश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर और भी निष्पक्ष भाव आ गए। तो इसका मतलब तुम इस स्प्रिट बीस्ट की उत्पत्ति नहीं बता सकते? इतना कहकर उसने नीचे भीड़ की तरफ देखा। जो लोग याओ के साथ डॉर्म में रहते हैं आगे आए। कल हमने उसे जोंग फैन के डॉर्म में चुपके से जाते देखा था। कई लड़कों ने तुरंत हाथ उठा दिए। मैंने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। वे सब जोंग फैन के चमचे थे। जो कुछ जानते हो सब बताओ। जो जानबूझकर झूठ बोलेगा
उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसकी बातें न्यायपूर्ण लग रही थीं, लेकिन उसके इशारे पर हर कोई पहले से ज्यादा उत्साह में झूठ बोलने लगा। मैंने अपनी आंखों से उसे डॉर्म में जाते देखा था। हाँ, मैंने भी देखा, इसमें बिल्कुल कोई गलती नहीं। एक पल में सबकी नजरें फिर से मेरी तरफ बदल गईं। तो सच में उसी ने चोरी की थी। अब तो गवाह भी सामने आ गए। अब ये खुद को बचा नहीं पाएगा। लेकिन जांग उर्गू को फिर भी संतोष नहीं हुआ। क्या स्टूडेंट लिन युंजिया यहां है? भीड़ के बीच वह परिचित नाम सुनते ही मेरी उंगलियां हल्का सा कांप गईं। लिन युंजिया भीड़ से निकलकर मंच पर आ गई। उसके चेहरे पर घबराहट और बेचैनी थी। सुना है कि तुम और याओ बचपन से एक ही अनाथालय में पले बड़े हो, तो उसके चरित्र को सबसे अच्छी तरह तुम जानती होगी। बताओ, अनाथालय में उसकी कैसी प्रतिष्ठा थी? वह साफ तौर पर कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन बस कुछ सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने आखिरकार एक पक्ष चुन लिया। बचपन से ही याओ अक्सर अनाथालय में चीजें चुराया करता था, इसीलिए मैंने हमेशा उससे दूरी बनाकर रखी। उस पल ऐसा लगा जैसे किसी ने बार बार मेरे दिल में चाकू घोंप दिया हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो लड़की बचपन से हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमती थी, वही ऐसे समय पर खुद मुझे धक्का देकर गिरा देगी। स्टूडेंट याओ, सबूत पूरी तरह साफ हैं। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? तुरंत अपने स्पिरिट बीस्ट का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ो और जोंग फैन का स्पिरिट बीस्ट वापस करो। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और सीधे उसकी तरफ देखा। आप कह रहे हैं कि ये स्पिरिट बीस्ट जोंग फैन का है? सुनहरी रोशनी चमकी। पिकाचू फिर से मेरे बगल में प्रकट हो गया। गवाह सब मौजूद हैं। क्या आप भी बहस करना चाहते हो? वह पिकाचू को घूर रहा था, यहां तक कि उसकी आंखों में लालच की झलक भी चमक उठी। अगर यहां इतने लोग न होते तो शायद वह उसी समय उसे मुझसे छीन लेना चाहता। मैं अचानक मुस्कुरा दिया। किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ यही एक स्पिरिट बीस्ट है? जैसे ही मैंने ये कहा, आसमान का रंग अचानक बदल गया। हवा और बादल उफान मारने लगे। गरजती हुई बिजली पूरे आकाश में फट पड़ी। इस अचानक हुए बदलाव से सब लोग डर गए। अगले ही पल आसमान की ऊंचाई से एक काली परछाई तेजी से नीचे आई। वह मेरे सामने आकर मजबूती से उतर गई। वह 2 पंखों वाला एक अजीब और बेहद खतरनाक दिखने वाला फेरोशियस बीस्ट था। उसकी दुष्ट आभा बेहद भारी थी। एक और, इसके पास एक से ज्यादा स्पिरिट बीस्ट है। मैंने ठंडी हंसी के साथ जोंग फैन की तरफ देखा। जोंग फैन, क्या यह स्पिरिट बीस्ट भी तुम्हारा है? जोंग फैन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यहां तक कि जांग एर्गू का चेहरा भी बदल गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं इस स्तर का एक और तुरुप का पत्ता दिखा दूंगा। वह अपनी सोल पावर इस्तेमाल करने ही वाला था कि अचानक आसमान से एक आवाज उतरी। यहां तो काफी रौनक है। धीरे धीरे स्वर्गीय दृश्य गायब होने लगा। आसमान फिर से साफ दिखाई देने लगा। उसी समय एक आकृति हवा से उतरकर एरिना पर आ खड़ी हुई। डीन! डीन के पीछे जो हैं वो सोल विंग्स हैं। वह पहले ही 4th रैंक बीस्ट मास्टर बन चुके हैं। हानि के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसकी नजर मेरे दोनों स्पिरिट बीस्ट्स पर घूमी, लेकिन उसकी आंखें और गहरी होती चली गईं। डीन को आते देखकर जोंग फैन को जैसे जिंदगी का सहारा मिल गया। वह तुरंत भागकर आगे आया। डीन, ये शाह वो... लेकिन उसके बोलने से पहले ही एक थप्पड़ ने उसे चुप करा दिया। जांग एर्गू का चेहरा बदसूरत हो गया। वह मजबूरी में बोला, डीन, बस एक गलत फहमी थी। अब सब साफ हो चुका है। अगर साफ हो चुका है तो पहले अपना मुंह बंद रखो। हानि अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसके इतना कहते ही जांग एर्गू दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। अगले ही पल हानि ने ठंडी नजर से उन चमचों को देखा जिन्होंने जोंग फैन के लिए झूठी गवाही दी थी। तुम लोगों ने झूठा सबूत बनाया और जानबूझकर किसी को फंसाने की कोशिश की। आज से तुम सबको एकेडमी से निकाल दिया जाता है। भविष्य में तुम्हें कभी दोबारा दाखिला नहीं मिलेगा। उनके चेहरे तुरंत राख जैसे सफेद पड़ गए। उनके पैर कांपने लगे। फिर हानि ने जोंग फैन की तरफ देखा। जोंग फैन, अब मेरे सामने फिर से बोलो, क्या यीशा ने तुम्हारा स्पिरिट बीस्ट चुराया था या नहीं? जोंग फैन का चेहरा पहले ही कागज जैसा सफेद हो चुका था। अगर वह अब भी जिद करता तो एकेडमी में उसका भविष्य पूरी तरह खत्म हो जाता। हां, उसने चुराया। हानि ने भौहें सिकोड़ ली। उसने बस एक नजर उसकी तरफ डाली। सिर्फ उसी एक नजर से जोंग फैन का सारा हौसला टूट गया। नहीं, उसने नहीं चुराया। जैसे उसके शरीर की सारी ताकत निकल गई हो, वह सिर्फ सिर झुकाकर पूरी बात शुरू से अंत तक बताने लगा। सच सामने आते ही जो लोग अभी तक मुझे गालियां दे रहे थे, उनके चेहरे तुरंत बदल गए। मुझे पता था, याओ बस लोगों से दूर रहता है। वह चोरी जैसा काम नहीं कर सकता।
जोंग फैन सच में घटिया इंसान है। हारने के बाद भी किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता था। डीन के आने के बाद आखिरकार ये तमाशा खत्म हुआ। ऑटम टेस्ट पहले की तरह फिर से शुरू हो गया। अब जबकि येशा पहले ही एरिना चैंपियन बन चुका है, क्या कोई और उसे चुनौती देना चाहता है? स्टेज के नीचे इतनी शांति थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। अब तक हर कोई समझ चुका था कि डीन साफ तौर पर मेरी तरफ था। ऊपर से मेरे पास दो बेहद डरावने स्पिरिट बीस्ट्स भी थे। स्वाभाविक था कि अब कोई भी ऊपर आने की हिम्मत नहीं करेगा। हानि ने मेरी तरफ देखा, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। टेस्ट खत्म होने के बाद मेरे ऑफिस में आना, इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। 5 मिनट बाद मैं डीन के ऑफिस में खड़ा था। हानि मेज के पीछे बैठा मुझे देख रहा था, लेकिन उसके पहले शब्द तारीफ नहीं थे। जोंग फैन आखिरकार वाइज डीन का बेटा है। इस मामले में मेरे लिए बहुत सख्त फैसला देना आसान नहीं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं, मैंने सिर हिला दिया। सामने वाला आखिर वाइज डीन था, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। हानि ने सिर हिलाया, फिर वह सीधे मुद्दे पर आ गया। 3 महीने बाद नेशनल टूर्नामेंट होने वाला है। मैं चाहता हूं कि तुम शंघाई बीस्ट टेमिंग एकेडमी का प्रतिनिधित्व करो, कम से कम टॉप 10 में जगह बनाओ। उसने ये बात बहुत शांति से कही, लेकिन मैं उसके शब्दों का वजन साफ महसूस कर सकता था। उससे पहले एकेडमी और पूरे शंघाई शहर के संसाधन तुम्हारी तरफ झुका दिए जाएंगे। अगर मैं सच में टॉप 10 में पहुंच गया तो तब तुम्हें स्वाभाविक रूप से फायदे मिलेंगे। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगा नहीं। जब तक तुम टॉप 10 में पहुंच जाते हो, मैं शहर का लॉर्ड होने के नाते एक लेजेंडरी लेवल स्पिरिट बीस्ट हासिल कर सकता हूं। मेरी पुतलियां हल्का सिकुड़ गईं। मैंने सोचा था कि हानि जैसा 4th रैंक बीस्ट मास्टर पहले से ही लेजेंडरी ब्लड लाइन स्पिरिट बीस्ट रखता होगा। तुम्हें लगता है हर किसी की किस्मत तुम्हारी जैसी होती है? इंपीरियल ब्लड लाइन हजारों साल पहले ही खत्म हो चुकी है। मिथिकल लेवल तो और भी असंभव है। आजकल जो भी लेजेंडरी ब्लड लाइन एन पाल लेता है वही बड़ी हस्ती बन जाता है। मेरा दिल थोड़ा भारी हो गया। अगर मेरे दोनों इंपीरियल लेवल स्पिरिट बीस्ट्स का सच पूरी तरह सामने आ गया तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। मैं तुम्हारे राज जानने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं तुम्हें पूरे शंघाई शहर के संसाधन दे सकता हूं और तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, टॉप 10 में पहुंचना। मैंने कुछ पल सोचा और आखिरकार हामी भर दी। ठीक है। डीन ऑफिस से निकलने के बाद मैं सीधे नए सिंगल डॉर्मिटरी में चला गया। कुछ देर तक मैंने अपने मेंटर के बताए तरीके से कल्टीवेशन किया और हैरानी की बात यह थी कि मैं आसानी से ब्रेक थ्रू कर गया। तो अब मैं एट रैंक बीस्ट मास्टर बन चुका हूं। अपने अंदर उमड़ती हुई सोल पावर को महसूस करके मैं खुद भी थोड़ा चौंक गया, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता था कि 3 महीने बाद होने वाले नेशनल टूर्नामेंट के लिए यह अभी भी काफी नहीं है। सिर्फ मेरी रैंक ऊंची होना काफी नहीं होगा, मुझे और भी ज्यादा ताकतवर स्पिरिट बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे। सबसे अच्छा यही होगा कि मुझे ज्यादा कंप्लीटनेस वाले इंपीरियल अवशेष मिल जाएं। अगले दिन दोपहर में मुझे एक नया अरेंजमेंट मिला। तुम डेमन वैली जा रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए पहले ही एक टीम लीडर तय कर दिया है। बेशक मैंने मना नहीं किया। डेमन वैली एक विशाल आदिम जंगल था और वही जगह थी जहां बीस्ट मास्टर्स सबसे ज्यादा अपनी किस्मत आजमाने आते थे। हानि ने जिस टीम लीडर की व्यवस्था की थी उसका नाम हुओ गुआंग था। वह एक 6th रैंक बीस्ट मास्टर था। मेरे अलावा और भी कई लोग हमारे साथ थे, लेकिन वैली में दाखिल होने के ज्यादा देर बाद नहीं, हुओ गुआंग का स्पिरिट बीस्ट अचानक रुक गया। दानू को किसी फेरोशियस बीस्ट की गंध आ रही है। सब लोग सावधान हो जाओ। अजीब है, यह रास्ता पहले इतना खतरनाक नहीं हुआ करता था। उसके इतना कहते ही झाड़ियों से अचानक एक काली परछाई बाहर झपटी। मुझे सिर्फ पीठ में ठंडक महसूस हुई। अगले ही पल मेरा पूरा शरीर हवा में उछल गया और फिर मैं सीधे पहाड़ की खाई में गिरने लगा। धत्ता! गिरते समय अचानक किसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने ऊपर देखा। मुझे पकड़ने वाला एक दुबला पतला गिब्बन था, लेकिन मैं राहत की सांस ले पाता उससे पहले ही झाड़ियों से कई और काली परछाइयां निकलीं। वे सीधे उस गिब्बन पर टूट पड़ी। उसका शरीर डगमगाया और आखिरकार उसकी पकड़ छूट गई। मैं पूरी तरह उस अथाह खाई में गिर पड़ा। खाई में गिरने के बाद मैं पिकाचू को साथ लेकर अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद मेरे सामने रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। दाईं तरफ घना कोहरा भरा था, अंत तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बाईं तरफ एक काली पत्थर की दीवार थी। चाहे जैसे भी देखो कुछ अजीब जरूर लग रहा था। सुरक्षित रहने के लिए मैंने पहले बाईं तरफ जाने का फैसला किया। होस्ट के पास अवशेषों की तरंगें पाई गईं। लोकेशन मार्क की जा रही है।
सिस्टम की आवाज के साथ ही मेरी आंखों के सामने एक चमकता हुआ निशान दिखाई दिया। उसकी लोकेशन बाईं तरफ रास्ते के काफी अंदर थी। पिकाचू चलो, मैं उसे लेकर तेजी से आगे बढ़ा। करीब 30 मीटर चलने के बाद हम सिस्टम द्वारा मार्क की गई जगह पर पहुंच गए, लेकिन मेरे सामने बेलों से ढकी पत्थर की दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। अवशेष यही है। मैं अभी उलझन में ही था कि अचानक मेरे कानों में हल्की सरसराहट सुनाई दी। पिकाचू अचानक आग से घिर गया और जोर से मुझे चेतावनी देने लगा। अगले ही सेकंड अंधेरे में लाल रंग की रोशनी चमक उठी। वो लैंप नहीं थे, वो आंखें थीं, मकड़ियां। सफेद चिपचिपा जाल सीधे मेरे चेहरे की तरफ उछला। मैंने तुरंत एक तरफ छलांग लगाई। जब वो चीज पत्थर की दीवार पर गिरी तो उसने बड़ा हिस्सा गलाकर रख दिया। फिर गुफा की छत से एक विशाल काली मकड़ी उल्टी लटकती हुई नीचे आई। मैंने ठंडी सांस खींच ली। उसके सफेद डरावने दांत मेरे बेहद करीब थे। इतनी बड़ी मकड़ी देखकर पिकाचू भी साफ डर गया था। वह एक पल के लिए जम गया। पिकाचू इंटिमिडेशन। तभी पिकाचू को होश आया। उसकी इंपीरियल ब्लड लाइन एन का दबाव जोर से फूटा। जो विशाल मकड़ी मेरी तरफ झपट रही थी वह तुरंत कांप उठी, यहां तक कि उसकी लाल आंखें भी डर से हिल गईं। अब फ्लेम स्टॉर्म। हरे नीले रंग की आग तुरंत बाहर फूट पड़ी। उस विशाल मकड़ी को सीधे आग के गोले में बदल दिया गया। जब वह पूरी तरह हिलना बंद कर गई तभी आग धीरे धीरे शांत हुई। पिकाचू ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि उसने पहली बार इतना बड़ा कीड़ा देखा है। ठीक है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी मुझे एहसास हुआ कि जहां से वो विशाल मकड़ी निकली थी वह जगह असल में मकड़ी के जाल से पूरी तरह बंद थी। मैं और पिकाचू मजबूरी में अंदर बढ़ते गए। जल्द ही मेरे सामने एक विशाल स्पाइडर नेस्ट दिखाई दिया। चारों तरफ फैले जालों के बीच इंसानों जैसी अजीब कोकून लटक रही थीं। घोंसले के अंदर अनगिनत छोटी मकड़ियां रेंग रही थीं। मैंने उन्हें एक नजर में पहचान लिया। यही वे काली परछाइयां थीं जिन्होंने मुझे खाई से गिराया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मकड़ियों के झुंड के बीच 2 इंसान फंसे हुए तड़प रहे थे। अब भी कुछ लोग जिंदा हैं। मैंने बिना हिचकिचाए पिकाचू को नेदर फ्लेम्स छोड़ने का आदेश दिया। आग रास्ता साफ करती हुई आगे बढ़ गई। जहां जहां आग गुजरी जाले टूटते गए। काली मकड़ियां चारों तरफ भागने लगीं। मैं तेजी से उन दोनों लोगों तक पहुंचा। वे एक लड़का और एक लड़की थे। दोनों लगभग मेरी ही उम्र के लग रहे थे। खुशकिस्मती से वे सिर्फ बेहोश थे। यह सुनिश्चित करने के बाद कि दोनों जिंदा हैं, मैंने तुरंत सिस्टम द्वारा मार्क की गई जगह की तरफ देखा। वहां मलबे के बीच एक टूटी हुई हड्डी दबी हुई थी। वह किसी हाथ जैसी लग रही थी, लेकिन बहुत अधूरी थी। कुछ न होने से थोड़ा होना बेहतर है। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे अवशोषित कर लिया। तुरंत सिस्टम पैनल मेरी आंखों के सामने खुल गया। डिटेक्शन सफल। इंपीरियल क्रिएचर अवशेष कंप्लीटनेस 15%। 15%? थोड़ा कम है, लेकिन कुछ न होने से अच्छा है। वैसे भी मुझे उम्मीद नहीं थी कि डेमन वैली में पहली बार आते ही पूरा इंपीरियल स्केलेटन मिल जाएगा। जब तक मैं उन दोनों लोगों को बाहर घसीट कर लाया तब तक बाहर पहले से 3 लोग जमा हो चुके थे। अच्छी बात यह थी कि 4 लोगों की टीम में से अब 3 लोग जिंदा थे। बुरी बात यह थी कि रास्ता जानने वाला इकलौता आदमी अभी भी बेहोश पड़ा था। हम अभी सोच ही रहे थे कि आगे क्या करें, तभी अचानक वो लड़की लड़खड़ाई और एक तरफ गिर गई। मैंने नीचे देखा, तभी मुझे उसके दाएं हाथ पर 2 जहरीले दांतों के निशान दिखाई दिए। जहर उसकी नसों के साथ ऊपर की तरफ फैल रहा था। घबराओ मत, घबराओ मत। डॉव्स ने जल्दी से एक नीली अंगूठी निकाली। अगले ही पल उसकी हथेली में एक सफेद गोली प्रकट हो गई। उसे देखकर मैं चौंक गया। ऐसी स्टोरेज रिंग जिसमें अलग स्पेस हो आम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जवान ने पहले ही वो गोली लड़की के मुंह में डाल दी। जल्द ही लड़की के हाथ का जहर साफ तौर पर पीछे हटने लगा और आखिर में घाव से बूंद बूंद बाहर टपकने लगा। मैं म्यूजियांग से हूं। इतना सा जहर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैंने सिर हिलाया। म्यूजियांग जैसी जगह में जहरीली चीजें और उनके इलाज की कमी सबसे कम होती है। जावान अभी थोड़ा और डींग मारने ही वाला था कि गुफा की गहराई से फिर वही डरावनी अजीब आवाज सुनाई दी। बातें बंद करो, भागो। मैंने तुरंत लड़की को उठाया और मुड़कर दौड़ पड़ा। क्या मतलब? वह अब भी समझ भी नहीं पाया था कि हमारे आसपास की गुफा की दीवारों से कई विशाल मकड़ियां रेंगती हुई बाहर निकल आईं। जावान का चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया। खत्म, हम खत्म हो गए। अब भी इतनी सारी क्यों हैं? वह तुरंत गिब्बन के ऊपर चढ़ गया और पागलों की तरह उसी दिशा में भागने लगा जिधर मैं भागा था। लेकिन जैसे ही हम गुफा के बाहर निकलने वाले थे,
ऊपर से एक विशाल काली परछाई धड़ाम से नीचे गिरी। उसने बाहर निकलने का आखिरी रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया। आगे स्पाइडर किंग, पीछे पूरा स्पाइडर स्वॉर्म। अब सच में हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने कहा था ना कि हमें डेमन वैली नहीं आना चाहिए था। अगर पहले पता होता तो मैं कभी नहीं आता। भाई, क्या तुम्हारा स्प्रिट बीस्ट हर बार एक ही वार में सब कुछ नहीं जला देता? जल्दी कुछ करो। मैं क्या करूं? पहले वाले स्पाइडर नेस्ट को साफ करने में ही पिकाचू की सोल पावर लगभग खत्म हो चुकी है। यह सुनते ही जवान की आंखों की आखिरी उम्मीद भी बुझ गई। टुएन, हमला करो, उसे चीर डालो, वह दहाड़ते हुए चिल्लाया। उसका बीस्ट अब भी लड़ रहा था। मैंने भी अपनी सोल पावर को ओवरड्रॉ करने की तैयारी कर ली। अब सब कुछ दांव पर लगाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगर हम और देर करते तो हम तीनों यहीं मर जाते। नीचे झुको। तभी वो लड़की, जो अभी तक ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, अचानक बोली, बाहर आओ। सनलाइट, थंडर क्लाउड, लेपर्ड। अगले ही सेकंड बिजली और आग से भरी चमकदार लपट अंधेरे को चीरती हुई निकली। वह सीधे उस विशाल मकड़ी पर जा गिरी। जब तक मुझे होश आया, हमारे रास्ते को रोकने वाला स्पाइडर किंग गायब हो चुका था। सनलाइट, थंडर क्लाउड, लेपर्ड, तुम सू फैमिली से हो। मेरा नाम सू शेलिंग है। मुझे लगता है अभी मैंने तुम्हारी जान भी बचाई है। बिल्कुल बिल्कुल, सू फैमिली का एहसान मिलना मतलब मुझे बहुत बड़ा फायदा हो गया। लेकिन सू शेलिंग ने बस उसे ठंडी नजर से देखा। उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा दूर दूर सा लग रहा था। तभी मैंने उसे ध्यान से देखना शुरू किया। जो इंसान एक ही वार में उस लेवल की मकड़ी को मार सकता हो, उसका बैकग्राउंड साधारण नहीं हो सकता। चलो, जब हम सब मौत के मुंह से बच ही गए हैं तो ठीक से अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम याओ है और ये लोकल श्यावान, मियोजियांग का 7th रैंक बीस्ट मास्टर। वैसे मैं जहर रोकने में भी एक्सपर्ट हूं। वह अभी बोल ही रहा था कि मैंने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। चूंकि तुम दोनों साधारण लोग नहीं लगते, तो क्या बाहर की दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका है? सू शेलिंग ने सिर हिलाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। भाई आओ, तुमने बहुत ज्यादा नॉवेल पढ़ लिए हैं। इस शापित जगह में बाहर संपर्क करने का एक ही तरीका है, फोन। और दुर्भाग्य से यहां बिल्कुल सिग्नल नहीं है। ठीक है, मान लो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। हमने काफी देर तक सोचा। आखिर में फैसला किया कि पहले वाले रास्ते के दोराहे पर वापस जाकर दूसरी तरफ कोशिश करेंगे। जल्द ही हम तीनों फिर उस दोराहे पर लौट आए। पहले जब मैं जागा था तो दाएं तरफ वाले रास्ते के पास था। पहले इसी तरफ चलते हैं। अगर रास्ता बंद हुआ तो वापस लौट आएंगे। जॉन और सू शेलिंग दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। बस इस बार उस रास्ते का कोहरा पहले से भी ज्यादा घना था। जॉन ने खास तौर पर गिब्बन को आगे रास्ता देखने भेजा, लेकिन गिब्बन ने कोहरे में सिर्फ 2 कदम ही रखे थे कि उसका शरीर और आवाज दोनों गायब हो गए। लगता है ना, यह कोहरा सिर्फ नजर ही नहीं रोकता, यह आवाज तक निगल सकता है। जॉन ने तुरंत गिब्बन को वापस बुला लिया। मैं उन्हें लेकर उस जगह की तरफ फिर से बढ़ा जहां मैं पहले जागा था। लेकिन आखिर में वो सच में बंद रास्ता निकला। अब हमारे पास सिर्फ कोहरे वाला रास्ता ही बचा है। स्पाइडर नेस्ट में वापस जाना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तुम लोगों का क्या ख्याल है? मैं तैयार हूं, बस मुझे दोबारा मकड़ियां ना दिखें। सू शेलिंग का चेहरा अब भी पीला था, लेकिन उसने चुपचाप हामी भर दी। पर जैसे ही हम आगे बढ़ने वाले थे, अचानक फिर कुछ हुआ। बिना किसी चेतावनी के हाथ जितना मोटा स्पाइडर सिल्क का धागा घने कोहरे से बाहर निकला। जॉन को प्रतिक्रिया करने का मौका तक नहीं मिला। वह धागा सीधे उसके शरीर से लिपट गया और अगले ही पल वह हवा में खिंच गया। मुझे बचाओ, जल्दी बचाओ! पलक झपकते ही उसे कोहरे की गहराई में घसीट लिया गया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैं तुरंत पिकाचू को लेकर उसके पीछे भागा। ऐसी जगह में एक इंसान खोना मतलब एक जान खोना था। रॉक स्पैरो, फायरबॉल! जलती हुई आग का गोला मेरे सिर के ऊपर से निकला और सीधे उस दिशा में गया जहां जॉन गायब हुआ था। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी। वह निशाना चूक गया। जॉन की चीखें भी धीरे धीरे दूर होती जा रही थीं। तभी पीछे से अचानक घबराई हुई चीख सुनाई दी। मैं तुरंत पलटा और देखा कि सू शेलिंग भी स्पाइडर सिल्क में हवा में लटक चुकी थी। लेकिन उसके पास वाला रॉक स्पैरो बेहद तेज निकला। उसने तुरंत मुंह खोलकर फायरबॉल छोड़ा। वह ऊपर छिपी मकड़ी पर सीधा जाकर लगा। मकड़ी हवा में ही आग पकड़कर तड़पने लगी और सीधे सू शेलिंग के ऊपर गिरने लगी। वह सिल्क में फंसी हुई थी, बिल्कुल बच नहीं सकती थी। मेरे पास सोचने का समय नहीं था। मैं सीधा उसकी तरफ कूदा, उसे अपनी बाहों में खींचा और दोनों जमीन पर लुढ़क गए। अगले ही पल जलती हुई विशाल मकड़ी जोर से जमीन पर गिरी। धन्यवाद! उसका छोटा सा चेहरा
पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसका शरीर हल्का कांप रहा था। लेकिन जब उसने उस दिशा में देखा जहां जवान गायब हुआ था, उसकी आंखें और भारी हो गईं। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि